हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू। आप आज के इस वीडियो में आप लोगों का पुनः फिर से स्वागत है। तो चलिए आज हम सेकंड लेसन के साथ में हैं। आपको पता है क्लास 10 साइंस जिसका पहला पार्ट चल रहा है, पहला सेक्शन है जो कि केमिस्ट्री है। तो केमिस्ट्री में हम आज इस वीडियो में सेकंड लेसन के बारे में आप लोगों को बताएंगे। सेकंड लेसन का जिसका नाम एसिड बेस एंड साल्ट है, यानी कि हम कह सकते हैं अम्ल, क्षारक एवं लवण है। तो इस तरह से जो सेकंड लेसन है इसमें अम्ल, क्षारक एवं लवण के बारे में इस लेसन के अंतर्गत हम लोग अध्ययन करेंगे। तो वास्तव में हम लोग जो भी कुछ खाते हैं इनके अपने कुछ स्वाद होते हैं। तो यानी कि अगर हम अम्ल के बारे में बात करते हैं कि ये अम्ल क्या है, ये क्षार क्या है एवं ये लवण क्या है। तो अगर हम बात करते हैं, अगर हम कोई भी वस्तु खाते हैं, अगर खाने में उसका स्वाद हमको खट्टा आता है, जैसे नींबू है, इमली है। आप लोगों ने सुना होगा कि जब कोई खट्टी वस्तु आप लोगों के सामने आ जाती है तो आप लोगों के सामने जब आती है तो आप लोग देखते हैं कि आप लोग कहते हैं कि हमारे मुंह में पानी आ रहा है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि वास्तव में ये यानी कि जो अम्ल होते हैं वास्तव में इनका स्वाद खट्टा होता है। यानी कि जैसे नींबू का रस या फिर इमली, जैसे कि कच्चे आम इत्यादि, ये सब खट्टे जो होते हैं, यानी कि जिनका स्वाद खट्टा होता है, ये अम्ल के अंतर्गत आते हैं। अगर क्षारक के बारे में अगर हम क्षारक के बारे में बात करें तो जो क्षारक होते हैं वास्तव में इनका स्वाद कड़वा होता है। क्षारक होते हैं या जो क्षार होते हैं इनका स्वाद जो है वास्तव में कड़वा होता है। और अगर हम यानी कि लवण के बारे में बात करें कि वास्तव में लवण क्या होते हैं, तो चलिए एक एक करके हम आगे देखते जाते हैं। तो परिभाषाओं के साथ में इनको हम एक एक करके समझते जाते हैं। यानी कि अम्ल और क्षार दोनों के आयन जब आपस में मिलते हैं तो लवणों का निर्माण होता है। चलिए हम आगे वीडियो में देखते हैं एक एक करके परिभाषा के साथ में। बंद कर दी क्या आवाज आ। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू, वेलकम टू यू। आप लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप लोगों का पुनः फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में नए लेसन के साथ में आप लोगों के सामने हम आए हैं। सेकंड लेसन है क्लास 10 लेसन सेकेंड। चैप्टर्स जो आप लोगों के चल रहे हैं यानी कि फर्स्ट यूनिट से जो कि केमिस्ट्री है। तो केमिस्ट्री में जो चैप्टर आपका लेसन आपका सेकंड है उसका नाम है एसिड बेस एंड साल्ट, यानी कि अम्ल, क्षारक एवं लवण। हाँ स्टूडेंट्स, हम लोग इस वीडियो में अम्ल, क्षारक एवं लवण के बारे में अध्ययन करेंगे। तो अम्ल, क्षारक और लवण के बारे में अगर हम बात करते हैं तो अम्ल क्या होते हैं, क्षारक क्या होते हैं, लवण क्या होते हैं, इनके बारे में एक एक करके इनकी परिकल्पनाओं के बारे में, इनकी परिभाषाओं के बारे में हम इस लेसन के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अम्ल क्या है, क्षार क्या है, यानी कि जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, जो जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं, और जो दोनों आयन आपस में मिल करके बनते हैं, यानी कि अम्ल, क्षार और लवण, इन सब की परिभाषाओं के बारे में हम इस वीडियो में आज देखेंगे। चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम अम्ल को देखते हैं कि अम्ल क्या है। अम्ल की परिभाषा आप लोगों के सामने आ चुकी है। आप लोग देखें अम्ल क्या है, यानी एसिड्स क्या होते हैं, व्हाट आर एसिड, एसिड क्या है। तो हम देखते हैं परिभाषा को कि अम्ल वे पदार्थ हैं, अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में आयनित होकर धन आयन या कह सकते हैं हाइड्रोजन आयन देते हैं। जलीय विलयन में आयनित होकर धन आयन अर्थात हाइड्रोजन आयन देते हैं। जी हाँ स्टूडेंट्स, हम लोग जानते हैं कि जितने भी पदार्थ होते हैं ये सब आयनिक अवस्था में टूट सकते हैं, यानी कि जब इनको जल में डाल दिया जाता है तो ये पदार्थ अपने आयनों में टूटते हैं। तो जैसे कि हम ले लेते हैं, मान लीजिए फॉर एग्जांपल में हम जैसे NaCl को ले लेते हैं। NaCl सोडियम क्लोराइड है। जब इसको हम जल में डाल देते हैं तो Na+ में और Cl- में टूट जाता है। इस तरह से अगर हम आगे और भी कोई पदार्थ लेते हैं जैसे कि H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल है, अगर इसको भी हम लेते हैं तो H+
HSO4 माइनस। इस तरह से यानी कि हम देखते हैं कि ये जितने भी पदार्थ यानी कि होते हैं, जितने फार्मूले होते हैं, ये वास्तव में जलीय विलयन में आयनिक अवस्था में चले जाते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मतलब स्टूडेंट, तो हम चलिए देखते हैं पहली अभिक्रिया को, जो कि जल में घुल करके H+ आयन देती है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को। जब हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जलीय विलयन में डाल देते हैं तो H+ में और Cl- में टूट जाता है। तो चलिए देखते हैं, क्योंकि हमारा सीधे संकेत बता रहा है कि आयनित होकर धन आयन यानी कि हाइड्रोजन आयन में ये टूट जाते हैं। तो हाइड्रोजन आयन में यानी कि जो अम्ल होते हैं वो H+ आयन देते हैं। यानी कि सीधे तरीके से हम परिभाषा को कह सकते हैं कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। यानी कि जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। यानी कि जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। तो चलिए देखते हैं। हम सबसे पहले HCl को, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। जब इसको हम जल में घोल देते हैं यानी कि जल में जब हम मिला देते हैं तो ये सबसे पहले जो इसका हाइड्रोजन है ये आपका प्लस में टूट जाता है, और जो इसका Cl है यानी कि क्लोरीन है ये आपका माइनस में टूट जाता है। यानी कि जलीय विलयन में ये अपने आयन में उपस्थित हो जाता है। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, जिसको हमने जल में डाल दिया तो ये H+ में, और प्लस जो क्लोरीन है ये Cl यानी कि माइनस आयन में टूट जाता है। इस प्रकार से हमने HCl का जलीय विलयन देखा, जो कि H+ आपका हाइड्रोजन आयन है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो HCl है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, इसमें H+ आयन उपस्थित है, इसलिए यह अम्ल है। यह स्पष्ट है कि इसमें H+ आयन उपस्थित है, इसलिए इसे हम एसिड्स कहते हैं यानी कि अम्ल कहते हैं। चलिए अगले रिएक्शन से हम पुनः फिर से इसे समझ लेते हैं कि ये दूसरी है H2SO4 को अगर हम जल में घोल देते हैं, H2SO4 को जब हम जल में घोल देते हैं तो इसको भी हम देखते हैं कि ये भी अपने आयनों में टूट जाता है। इसके भी आयन अलग अलग हो जाते हैं। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि H2 यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, अर्थात हम लिख सकते हैं 2H+। तो यहाँ हाइड्रोजन के 2 अणुओं को दिखा दे, क्योंकि हमें H+ दिखाना है। तो सबसे पहले H2SO4 जो कि सल्फ्यूरिक अम्ल है यानी कि हाइड्रोजन सल्फेट है। जैसे जल में इसको हम घोल देते हैं तो ये H+ आयन में टूट जाता है, और जो आगे आपका बचता है यानी कि HSO4, अभी एक H क्योंकि 2 H है तो यहाँ पर आगे आपका SO4 तो 2 H है तो यहाँ पर 2 H हो गया है। अब आगे आपका SO4 बचता है, तो यहाँ पर लिखते हैं SO4 माइनस, वो भी आपका यानी कि HSO4 माइनस, या कह सकते हैं SO4 माइनस, इसमें 2 माइनस के आयन उपस्थित होते हैं। इस तरह से हमने देखा कि अगर हम पहले क्रिया के बारे में बात करें तो H+ आयन पहले भी दे रही है यानी कि HCl भी H+ आयन दे रहा है, और H2SO4 जो कि ये भी H+ आयन दे रहा है। यानी कि हम कह सकते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल या हाइड्रोजन सल्फेट को जब हम जल में घोल देते हैं तो ये H+ आयन देते हैं, और साथ में SO4 माइनस आयन भी देते हैं। इस तरह से हमने देखा कि इन दोनों अभिक्रियाओं में H+ आयन दे रहे हैं, अर्थात ये अम्ल हैं। इस तरह से ये अम्ल की परिभाषा कंप्लीट हुई। स्टूडेंट, अगली परिभाषा हमारी क्षारक की है कि क्षारक क्या होते हैं। तो जैसा कि हमने लेसन में देखा है कि पहला एसिड यानी कि अम्ल क्या थे, तो अम्ल के बारे में हम लोगों ने जान लिया था कि जो स्वाद में खट्टे होते थे तथा जो जलीय विलयन में H+ आयन देते थे अम्ल कहलाते थे। तो अब दूसरी जो अगली आपकी परिभाषा है बेसिस की यानी कि क्षारक की, कि क्षारक क्या होते हैं। तो क्षारक के बारे में यहाँ पर परिभाषा आप लोगों की स्पष्ट हो चुकी है कि क्षारक वे पदार्थ हैं, क्षारक वे पदार्थ हैं जो जल में घोलने पर, यानी कि क्षारक वे पदार्थ हैं जिनको जल में अगर घोल दिया जाता है तो ये ऋणात्मक आयन देते हैं। यानी कि सीधे कह सकते हैं कि जो जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं क्षारक कहलाते हैं, अर्थात जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं क्षारक कहलाते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो क्षारक वास्तव में
जल में घुलनशील क्षारक, जो जल में घुलनशील जो क्षार होते हैं वास्तव में यही क्षारक होते हैं। जल में घुलनशील जो क्षार होते हैं वास्तव में यही क्षारक होते हैं। तो जल में, सॉरी स्टूडेंट्स, कह सकते हैं कि जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। अगर हम क्षारक से पहले अगर हम क्षार की बात करें तो जल में घुलनशील क्षारक को वास्तव में ही हम क्षार कहते हैं। तो वास्तव में जो क्षारक होते हैं तो क्षारक OH माइनस आयन देते हैं, कह सकते हैं जलीय विलयन में जो हाइड्रॉक्सिल आयन देते हैं ये क्षारक कहलाते हैं। तो चलिए फॉर एग्जांपल में हम इनको देखते हैं कि क्षारक क्या होते हैं, किस प्रकार से OH माइनस आयन देते हैं। कोई भी हम पदार्थ ले लेते हैं, कोई भी यहाँ पर मटेरियल ले लेते हैं जिसको जल में हम डालते हैं, अगर वह OH माइनस आयन देता है तो हम समझ लेते हैं कि यह वास्तव में क्षारक है। तो चलिए देखते हैं स्टूडेंट क्षारक में। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं NaOH। NaOH लेते हैं जिसे हम वास्तव में सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। लेते हैं, पहली रिएक्शन है NaOH। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड है। जो सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम ले लेते हैं और जल में घोलते हैं तो इसके बाद में हम देखते हैं कि जो सोडियम आयन है यानी कि सोडियम प्लस आयन में और OH यानी कि हाइड्रोक्सिल आयन माइनस में टूट जाता है। इस प्रकार से स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब हम जल में घोलते हैं तो सोडियम धन आयन में और OH माइनस आयन में यानी ऋण आयन में टूट जाता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि NaOH एक क्षार है या NaOH एक क्षारक है। तो इस तरह से हम क्योंकि हमने देखा है कि जल में घोलने पर ये OH माइनस आयन देता है। इस तरह से ये आपका पहला एग्जांपल है। सेकंड एग्जांपल को हम देख लेते हैं, कोई और यहाँ पर पदार्थ ले लेते हैं, उसको भी जल में घोल करके देखते हैं कि वो भी यानी कि अगर वो क्षारक है तो वो जल में घोलने पर OH माइनस आयन जरूर देगा। चलिए हम दूसरा लेते हैं पदार्थ, ले लेते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NH4OH। NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड। या देखिए NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। जब हम NH4OH को लेते हैं तो NH4 आपका प्लस में टूट जाता है और इसमें जो भी बचता है यानी कि कह सकते हैं OH माइनस ये क्षार में टूट जाता है। तो चलिए देखते हैं NH4 प्लस प्लस OH माइनस। जी हाँ स्टूडेंट्स, आप लोग देख सकते हैं कि जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है जब इसको हमने जल में घोल दिया यानी कि इसको जब जलीय विलयन बना दिया यानी कि जल में जब विलय कर दिया मिला दिया तो इसके पश्चात ये NH4 जो है आपका प्लस में और जो OH यानी कि हाइड्रोक्सिल आयन है ये माइनस में टूट जाता है। देखते हैं कि दोनों समीकरणों में OH माइनस आयन उपस्थित हैं, अर्थात ये दोनों प्रबल क्षार हैं या कह सकते हैं कि सभी ये क्षारक हैं क्योंकि इसमें OH माइनस आयन उपस्थित हैं। चलिए अब हम जो अगली परिभाषा है यानी कि साल्ट, तो इसे अब हम देखते हैं। स्टूडेंट हमारे सामने जो है लवण यानी साल्ट की परिभाषा जो है कि आ चुकी है। हम लोग इसको देखते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। चलिए देखते हैं। लवण के बारे में बताया गया कि लवण वे पदार्थ हैं जो जल में घोलने पर, लवण वे पदार्थ हैं जो जल में घोलने पर ना तो H प्लस आयन देते हैं यानी कि कह सकते हैं ना तो धनात्मक आयन देते हैं और न ही OH माइनस आयन देते हैं, यानी कि जल में घोलने पर ये किसी भी प्रकार का यानी कि H प्लस और OH माइनस आयन नहीं देते हैं। देखते हैं परिभाषा में कि लवण वे पदार्थ हैं जो जल में घोलने पर ना तो धन आयन यानी कि हाइड्रोजन आयन यानी H प्लस देते हैं और ना ही ऋण आयन हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। ऋण आयन यानी हाइड्रोक्सिल आयन हम कह सकते हैं कि हाइड्रोक्सिल आयन यानी कि यहाँ पर OH माइनस आयन को बता सकते हैं कि यहाँ पर OH माइनस आयन जो है
OH माइनस आयन जो कि हाइड्रोक्सिल आयन है। स्टूडेंट्स यहाँ पर ये जानकारी ले लेना बहुत जरूरी है कि यहाँ पर देखिए दो चीजें बताई जा रही हैं, एक तो धन आयन और दूसरा हम यहाँ पर लिखते हैं हाइड्रोजन आयन। ये जानकारी यहाँ पर प्राप्त करना बहुत जरूरी है, क्योंकि धन आयन जब है तो ये धन आयन है तो इसमें हाइड्रोजन आयन लिखने की क्या जरूरत है। तो हाइड्रोजन आयन, या फिर हम दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि जब हम साफ साफ परिभाषा में लिख सकते हैं कि ना ही ऋण आयन यानी कि हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, तो यहाँ जब ऋण आयन लिखे हुए हैं तो यहाँ पर देखिए ऋण आयन भी लिखा है और हमें पता है कि OH माइनस जो कि एक ऋण आयन है। यहाँ पर हम ऋण आयन और हाइड्रोक्सिल आयन क्यों लिखते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो अम्ल और क्षार थे उनमें सबसे अच्छी पहचान यही थी कि जो जलीय विलयन में H प्लस आयन देते थे और जो जलीय विलयन में OH माइनस आयन देते थे। H प्लस आयन को वास्तव में हम हाइड्रोजन आयन कहते हैं और OH माइनस आयन को वास्तव में हम हाइड्रोक्सिल आयन कहते हैं। H प्लस जो कि अम्ल को दर्शाता है और OH माइनस जो है जो कि क्षार को दर्शाता है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि ना तो जलीय विलयन में ना तो वो हाइड्रोजन आयन यानी कि H प्लस आयन देते हैं, यानी कि कह सकते हैं कि ना तो धन आयन अर्थात हाइड्रोजन आयन H प्लस देते हैं और ना ही ऋण आयन हाइड्रोक्सिल आयन, हाइड्रोक्सिल आयन को हम OH माइनस आयन कहते हैं, ना ही ऋण आयन। ऋण आयन को क्या बोलते हैं, ऋण आयन जो है हमारा क्षार का जो प्रतीक है जिसे हम हाइड्रोक्सिल आयन कहते हैं, ना ही ऋण आयन हाइड्रोक्सिल आयन जिसे हम OH से ब्रैकेट में दर्शाते हैं OH माइनस आयन देते हैं। तो ऐसे जो भी पदार्थ होते हैं ये सब साल्ट्स अर्थात लवण कहलाते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं फॉर एग्जाम्पल में कि ऐसे कौन कौन से पदार्थ हैं जो कि लवण हैं। तो लवण के बारे में यानी कि कह सकते हैं ऐसे कौन कौन से पदार्थ हैं जो साल्ट हैं या लवण हैं। तो इनके बारे में हम कोई भी पदार्थ ले लेते हैं, जैसे कि कॉपर सल्फेट को ही ले लेते हैं। कॉपर सल्फेट फार्मूला होता है CuSO4। देखते हैं CuSO4। देखिए कॉपर सल्फेट है यानी कि जैसे कि कॉपर सल्फेट हमारे सामने आ चुकी है CuSO4 इसका फार्मूला होता है। अब हम इसको जल में घोल देते हैं। देखिए साफ साफ लिखा है जल में घोलने पर, जल में घोलने पर। तो जैसे यानी कि लवण वे पदार्थ हैं, तो यहाँ पर एक हम पदार्थ ले लेते हैं, चेक करते हैं वास्तव में लवण है या नहीं। अब हम देख लेते हैं चेक करने में कि अगर ये है यानी कि H प्लस आयन दे रहा है या फिर ये OH माइनस आयन दे रहा है, तो ये क्या लवण है, तो हम कह सकते हैं ये लवण नहीं है, क्योंकि साफ साफ यहाँ पर दिया है और ना ही ऋण आयन हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, यानी कि ये आयन H प्लस और OH माइनस आयन नहीं देते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पर देखते हैं कि कॉपर सल्फेट CuSO4 जो कि कॉपर सल्फेट का सूत्र है, इसको जब हम जल में घोल देते हैं तो देखते हैं कि इसमें Cu जो है यानी कॉपर जो है ये आपका प्लस में और प्लस SO4 जो है SO4 ये माइनस में टूट जाता है। तो SO4 वास्तव में अगर हम इनके परमाणु के बारे में बात करें तो 2 माइनस में ये टूटता है। तो यहाँ पर देख लेते हैं कॉपर सल्फेट को जब जल में डालते हैं तो कॉपर जो है ये भी यहाँ पर 2 ही होगा, यानी कि कॉपर 2 प्लस में और प्लस SO4 2 माइनस आयन में यह टूट जाता है। हम देखते हैं स्टूडेंट्स कि यहाँ पर ना तो H प्लस आयन है और ना ही OH माइनस आयन है। इस तरह से हम देख लेते हैं कि क्या ये लवण है, तो हम कह सकते हैं कि इसमें H प्लस और OH माइनस आयन नहीं है, ये पदार्थ जो है H प्लस और OH माइनस आयन नहीं दे रहा है, इसलिए यह लवण है। तो इस तरह से एक और हम उदाहरण को देखते हैं जो कि सेकंड उदाहरण ये आपका फर्स्ट है और ये आपका सेकंड। तो सेकंड में हम ले लेते हैं FeCl3। तो FeCl3 में देखते हैं जिसे हम फेरिक क्लोराइड बोलते हैं FeCl3, ये है FeCl3।
FeCl3, FeCl3 जिसे हम फेरिक क्लोराइड बोलते हैं। स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान देते रहना फार्मूलों को, कि जहां पर जो फार्मूला हम बताते हैं उसको ध्यान देते रहना। FeCl3 फेरिक क्लोराइड बोलते हैं। फेरिक क्लोराइड को फिर से हम जब जल में डाल देते हैं, जैसे कि हमने कॉपर सल्फेट को जल में डाला था तो देखा था ना तो H+ और ना ही OH- आयन, हाँ ये धनात्मक और ऋणात्मक आयनों में जरूर टूट रहा था, लेकिन इसमें हमने देखा कि इसमें धन आयन यानी कि H+ और OH- आयन इसमें देखने को नहीं मिले हैं। यहाँ पर अब हम फेरिक क्लोराइड को देख लेते हैं। अगर फेरिक क्लोराइड के बारे में हम बात करते हैं तो Fe जो है यहाँ पर प्लस में टूट जाते हैं, और प्लस Cl3 जो है आपका यानी कि 3Cl ये माइनस में टूट जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं स्टूडेंट कि जो लवण होते हैं यानी कि ये जलीय विलयन में ना तो H+ आयन देते हैं और ना ही OH- आयन देते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर दो पदार्थों को लिया है, दो जो है कि पदार्थ को लिया है, उनको जब जल में घोल दिया है तो ना तो वे H+ आयन दे रहे थे और ना ही ये OH- आयन दे रहे थे। इससे स्पष्ट होता है कि लवण ये पूरी तरह से है, क्योंकि हमारी परिभाषा कहती है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, परिभाषा हमारी कह रही है कि ना तो H+ आयन देते हैं और ना ही OH- यानी ना तो ये हाइड्रोजन आयन देते हैं ना ही ये हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। यही आपके लवण होते हैं। हमने दोनों जो है कि फॉर एग्जांपल्स में देख लिया है कि कॉपर सल्फेट को कॉपर 2+ प्लस SO4 2- में टूट जाते हैं, यानी कि A+ और दूसरा माइनस, लेकिन इसमें हमने देखा H+ और OH- कहीं पर नहीं। इसी तरह से हम सेकंड एग्जांपल में भी देख लिए हैं, इसमें भी H+ और OH- नहीं है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स इस वीडियो में हमने आप लोगों को जो है कि अम्ल, क्षार और लवण के बारे में यानी इनकी परिभाषाओं के बारे में, इनके एग्जांपल्स को दिए हैं। चलिए अगले वीडियो में पुनः फिर से हम आएंगे आगे अगला टॉपिक के साथ में।